स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और गाउस लॉ के बारे में। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि अपना टॉपिक रहेगा। एक तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नॉलेज ले लेंगे इस वीडियो में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। और एक आप सीख जाएंगे बच्चों किसके बारे में, गाउस लॉ के बारे में, कि गाउस लॉ क्या होता है और इस पर किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। एक्चुअली बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस लॉ ये दोनों आपस में बिल्कुल रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों एक ही वीडियो में पढ़ाई जाती हैं हमेशा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है बेटा, इसी को कैलकुलेट करने के लिए गाउस नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ बताया था, एक थ्योरम बताई थी। उसी थ्योरम को हम गाउस थ्योरम कहते हैं, उसी लॉ को हम गाउस लॉ कहते हैं। सबसे पहले देखिए, हम सीखते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। बेटा, जो ये फ्लक्स होता है, इस फ्लक्स वर्ड का मतलब होता है जनरली फ्लो से। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का अमाउंट जो है वो फ्लो कर रहा है। जैसे आपको अगर मैं ढंग से समझाऊं तो मान लीजिए बेटा कि किसी भी जगह इस तरह से पानी बह रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक वायर का इस तरह से विंडो लगा दूँ, एक गेट लगा दूँ। ठीक है, वायर का बना हुआ है। तो अब कितना अमाउंट वाटर जो है इस वायर के विंडो में से, गेट में से होकर पास होता है, तो ये अमाउंट जो है ये वाटर फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखना, वाटर फ्लक्स मीन्स क्या हो गया, किसी भी सरफेस से, जैसे मैं इसको कलर करके बताता हूँ आपको, तो ये रेड कलर की सरफेस है। ठीक है, रेड कलर की विंडो है ये। तो किसी भी विंडो से, किसी भी एरिया से जितना वाटर का अमाउंट फ्लो कर रहा है, तो वो वाटर का अमाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, वाटर फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जब बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो हमको जैसे वाटर फ्लक्स को डिफाइन किया तो हमने अमाउंट ऑफ वाटर की बात की, और जब हम वाटर वर्ड को हटाकर वर्ड लगा देते हैं इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आएगी तो बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करेंगे, कि किसी भी सरफेस से जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो वो उस सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। देखो बच्चों, ये दो टॉपिक होते हैं फ्लक्स के ऊपर। एक टॉपिक तो होता है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अदर टॉपिक जो है वो अपना होता है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है और मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दोनों में सबसे पहली बात आप ध्यान रखना कि ये दोनों आपस में, इनमें रिलेशन ये है कि ये दोनों स्केलर क्वांटिटी होती हैं। चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, ये दोनों कैसी क्वांटिटी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। स्केलर क्वांटिटी के बाद सेकंड बात ये होती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा फाई ई से। फाई मीन्स फ्लक्स और ई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा फाई एम से। फाई मीन्स फ्लक्स और एम मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स। इनके बारे में एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बेटा इक्वल होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। किसके इक्वल होता है ये, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात होती है बेटा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर। देखिए बी क्या मतलब है इसका, यहाँ पर ये जो आपको ई वेक्टर दिख रहा है, इस ई वेक्टर का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है ई का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये जो एस वेक्टर दिख रहा है, इस एस वेक्टर का मतलब होता है बेटा सरफेस एरिया वेक्टर। क्या होता है, सरफेस एरिया वेक्टर। और बीच में लगा हुआ है डॉट।
तो लेफ्ट साइड वाले को ही आप केवल अभी इसी वाले फॉर्मूले पर फोकस करें, इसी को समझें, फिर आपको राइट वाले समझ में आएगा। पहले लेफ्ट वाले को समझिए। फाई ई इज इक्वल्स टू है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि दो चीजें आपस में डॉट मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक है एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन ये बनती है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं कि ई और एस का डॉट मल्टीप्लाई फाई ई कहलाता है, सेम टू सेम जब बात आती है किसकी बेटा जी? मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी इस तरह से डिफाइन किया जाता है। यहां बी का मतलब होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है बी का मतलब? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और एस वही है एरिया वेक्टर। तो बताइए क्या बनेगी डेफिनेशन, किस किस का डॉट मल्टीप्लाई होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। द डॉट मल्टीप्लाई या द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां इस वाले में भी डॉट मल्टीप्लाई है, इस वाले में भी डॉट मल्टीप्लाई है। डॉट मल्टीप्लाई है इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी होती हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती हैं। बस ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों में सेम बात है कि इसमें भी एरिया वेक्टर आता है, इसमें भी एरिया वेक्टर आता है। और डिसिमिलरिटी ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स में आती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर बात? नेक्स्ट बात समझते हैं। नेक्स्ट बात ये आती है बेटा, अब मैं सिंबल से बात करूंगा, सिंबल सिंबल से समझना आप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन होता है बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन होता है बेटा जी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ठीक, फ्लक्स का मतलब तो मैंने आपको बताया किसी भी सरफेस, जैसे अगर वाटर पास हो रहा है तो अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सेम टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी सरफेस से पास होती हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह से अगर आप चर्चा करें किसके बारे में? फाई एम के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, तो यहाँ कौन सी लाइन आएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी कि जब किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं तो इससे ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। हम सिंपल डेफिनेशन बनाएंगे कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब सुनिए बेटा मेरी बात ध्यान से, आपने ढंग से अगर इसको रफली भी नोट किया हो जो मैंने बताया है तो आपने इतनी ही बात सीखी होगी कि अब तक मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका इसी चैप्टर में चल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका लगभग लास्ट चैप्टर के आसपास आएगा, फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर के आसपास, चैप्टर नंबर जो है आपका ईएमआई वाला 6-7 वाला, उसके आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स की स्टडी करते हैं आप। तो इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बता दिया मैंने तो आप याद रख पाए तो काफ़ी अच्छी बात है। बिल्कुल इस तरह से बताया है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करके आएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं आपका नंबर काट ले। ठीक, अब मैं आपको लेकिन फ्रेशर बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताऊंगा, फाई ई। देखो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे मैंने अभी तक आपका ध्यान दो बातों की तरफ कंसंट्रेट करने की कोशिश की है। पहली बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो होता है, उसका रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, कि किसी भी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और रिलेशन मैंने आपको मैथमेटिकली डिफाइन करवाया है कि ई डॉट एस की द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये दो बातें आपको मैंने सिखाई हैं। सभी प्यारे बच्चों को एक एडवाइस है कि वो ध्यान रखें, जब भी एग्जाम में कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछा जाए तो वो दोनों डेफिनेशंस ही लिख के आएँ, वो केवल एक डेफिनेशन को ही जो है बेस ना बनाए, दोनों लिख के आएँ। कोई पैसा खर्च नहीं होगा, कोई ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होगा,
तो दोनों डेफिनेशन ध्यान रखें। एक बार और बोल के बता रहा हूँ ताकि आप सभी भी दिमाग में बोल के देख लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशंस, पहले डेफिनेशन बनेगी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस से कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सेकंड डेफिनेशन कहती है कि द डॉट मल्टीप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात समझते हैं बेटा। नेक्स्ट बात जो है वो इसके बारे में है कि हमको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैथमेटिकली इस कॉन्सेप्ट को सीखना है। ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, मैंने आपको बता दिया। इसका फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो जिस तरह आपको पता है स्केलर मल्टीप्लाई में, डॉट मल्टीप्लाई में ए डॉट बी का मीन्स ए बी कोस थीटा होता है। यहाँ पे भी ई एस का मतलब होगा ई एस कोस थीटा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि फाई ई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा का मतलब क्या है। फाई ई डू एस का मतलब है फाई ई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा। ई का मतलब आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एस का मतलब आपको पता है एरिया वेक्टर, और कोस थीटा जो यहाँ पे थीटा आ रहा है बेटा ये होता है एंगल बिटवीन ई एंड एस। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। किस किस के बीच एंगल होता है, ये एंगल बिटवीन ई एंड एस। ये वाली बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एक बात जो इम्पोर्टेंट आपको समझाना चाहूँगा मैं वो ये है कि ये एंगल का कॉन्सेप्ट बड़ा ही कई बार क्वेश्चंस को अच्छा घुमा देता है। किस तरह से, उसके लिए आपको समझना है थोड़ा सा एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते टाइम कभी कभी एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं तो कभी कभी ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज होती है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जिस सरफेस का आप एरिया वेक्टर निकाल रहे हैं उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जैसे मान लीजिए मैं इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालना चाह रहा हूं, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस और वो भी आउटवर्ड। तो इस तरह से आपको बात ध्यान रखनी है। अब बेटा बात ये आती है कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला था फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तो पढ़ना ही नहीं है, तो अब नीचे ई लिखना या बी लिखना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाई इज इक्वल्स टू था ई एस कोस थीटा। तो यहाँ पे ये जो थीटा होता है ये थीटा होता है एस वेक्टर में और बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों के बीच में बना एंगल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने बताया कि क्वेश्चंस एंगल पर किस तरह घूमता है उसको आप समझने की कोशिश करना। क्वेश्चंस को घुमाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कई बार क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलवाने के ऊपर, उसमें आपको क्या करता है ई वेक्टर गिवन होता है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, चलो दिखा के ढंग से लिख देता हूँ मैं कि अगर आपको मान लीजिए ई वेक्टर इक्वल गिवन है बेटा ई वन आई कैप प्लस ई टू जे कैप प्लस ई थ्री के कैप, और बेटा जी एस वेक्टर आपको गिवन है कितना एस वन आई कैप प्लस एस टू जे कैप प्लस एस थ्री के कैप। अब हमको पता है हम इन दोनों इक्वेशंस का डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको जाकर मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप क्या कर सकते हैं इनका मल्टीप्लाई, बताइए क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर दोनों को। तो डॉट मल्टीप्लाई में क्या होता है, आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाला जे से, के वाला के से। तो कितना बनेगा, ये बनेगा ई वन एस वन प्लस ई टू एस टू प्लस ई थ्री एस थ्री। तो ये वाली बात जो है आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। इस पर क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वो मैं कराऊंगा सोल्व आपको। एक बात और समझिए आप बच्चा कि जैसे कई बार दो एंगल्स का खेल चलता है अल्फा और थीटा। अल्फा किस किस के बिटवीन एंगल है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर वर्सेस एस वेक्टर। तो ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो होता है थीटा। अल्फा जो होता है वो होता है बेटा एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड द प्लेन ऑफ सरफेस। ये बात ध्यान रखना। तो ई और प्लेन में एंगल है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ई और एस में एंगल है उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमारे काम का क्वेश्चंस में होता है थीटा। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए बेटा ये कोई सरफेस है, ठीक।
अब इस सरफेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है ये है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। अब यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ पहले क्या चीज़, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ऊपर साइड दिखा दिया मैंने एरिया वेक्टर एस वेक्टर। तो इन दोनों में जो ये एंगल है, इस एंगल को दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर से, ये एंगल हमारे पास है कितना बेटा, थीटा। ठीक है ना बात। और ये इस ई वेक्टर ने जो प्लेन से एंगल बनाया, जैसे प्लेन ये है प्लेन सरफेस, इससे जो एंगल बनाया, ये एंगल मैं लिख रहा हूँ मान लीजिए किससे, अल्फा से। तो आप जब इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आप एक सिंपल सा रिलेशन निकाल पाएंगे, जो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान रखना रिलेशन हमेशा, कि थीटा और अल्फा, इन दोनों का जो एडिशन है ये ऑलवेज होता है 90 डिग्री। ये बात आप ध्यान रखना, थीटा प्लस अल्फा किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ से अगर आप अल्फा निकालना चाहें या थीटा को निकालना चाहें तो थीटा किसके इक्वल आएगा, 90 माइनस अल्फा। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे फॉर्मूले में काम आता है थीटा, और कई बार जब क्वेश्चन में अल्फा गिवन होता है तो 90 में से माइनस करके हम क्या करते हैं, थीटा को निकालते हैं ताकि क्वेश्चन सोल्व कर पाएं। इसके ऊपर आपको इस लेक्चर में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगली बातें। अब देखो थोड़ी बहुत काफ़ी कुछ पढ़ लिया, थोड़ा बहुत अपन नोट्स से समझते हैं ताकि जो है पेंडिंग ना रहे अपना, और आप नोट्स भी नोट कर पाएँ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि भी आखिर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसके बारे में समझिएगा। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होती हैं वो ही उसी का अमाउंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ध्यान रखना परपेंडिकुलर वर्ड लगाना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात समझते हैं। अदर डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी वो भी ध्यान रखनी है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल हुआ, ई डॉट एस के इक्वल हुआ। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे कि हेयर फाई ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई वेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एस का मतलब है एरिया वेक्टर। और फॉर्मूला है कि फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, फाई ई इज इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा। थीटा जो है वो यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ पर है बेटा जी एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि फाई ई जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डॉट मल्टीप्लाई से मिलता है, और जो भी क्वांटिटी डॉट मल्टीप्लाई से मिलती है वो सभी स्केलर क्वांटिटी होती हैं। बात ये है नेक्स्ट समझना ध्यान से कि फाई ई इज इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा। ये बता रहा है कि जब एरिया वेक्टर एस है तो फ्लक्स फाई ई है, मतलब जब एरिया बड़ा है तो फ्लक्स भी बड़ा है, मतलब एस एरिया तो फ्लक्स फाई ई। अगर एरिया स्मॉल होगा तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा। ध्यान समझना बात क्या कह रहा हूं मैं, एरिया बड़ा है तो फ्लक्स भी बड़ा है, अगर एरिया जीरो तो फ्लक्स भी जीरो, और एरिया स्मॉल तो फ्लक्स भी स्मॉल। तो अगर मैं एरिया को एस की जगह कर दूं डी एस, तो फ्लक्स भी मेरा फाई की जगह क्या हो जाएगा, डी फाई। ठीक है ना बात। अगर मैं एरिया को एस की जगह क्या कर दूं, डी एस कर दूं, स्मॉल एरिया कर दूं, तो मेरा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा, और देन फॉर्मूला बन जाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कोस थीटा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा। डी फाई का इंटीग्रेशन होता है फाई, सीधी सी बात है, और राइट साइड कुछ नहीं छेड़ा तो ऐसे कैसे लिख दिया, ई डी एस कोस थीटा। क्लियर है बात। और ये देखो राइट साइड में आपको यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बता रखे हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और वोल्ट मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है, यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला का लेक्चर अपन ने डाला हुआ है, उसको अटेंड करके आप यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी इतनी ही होती है। अब जैसे इसमें कुछ नोट बता रखा जो मैंने आपको बताया था बेटा, कि अगर एरिया वेक्टर गिवन है S1 i कैप, S2 j कैप, S3 k कैप, और ई वेक्टर गिवन है E1 i कैप प्लस E2 j कैप प्लस E3 k कैप, तो फाई ई इज इक्वल होता है ई डॉट एस, और फाई ई इज इक्वल होता है ई डॉट एस मीन्स हो गया E1 S1 प्लस E2 S2 प्लस E3 S3, मीन्स आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करना है, और के वाले को के से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट बात समझते हैं। एरिया वेक्टर के बारे में नोट है बेटा ये कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर किस तरह निकाली जाती है,
कि एरिया कैन बी कंसिडर एज वेक्टर क्वांटिटी, और जब भी इसकी डायरेक्शन की बात आए तो ध्यान रखना डायरेक्शन ऑलवेज होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। बच्चे अगर ये ध्यान रखते हैं तो ये भूल जाते हैं, और ये ध्यान रखते हैं तो वो भूल जाते हैं। आप दोनों ध्यान रखना, परपेंडिकुलर होती है और कैसी होती है, आउटवर्ड। डायग्राम ध्यान रखना, प्रैक्टिस से आप इस चीज़ को अच्छी तरह याद कर पाएंगे कि जैसे ये एरिया है, कोई भी हमारे पास सरफेस है नीचे वाली ये, और जब इसका एरिया वेक्टर की बात आए तो इसके परपेंडिकुलर है ऊपर की तरफ, आउटवर्ड। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है थीटा अल्फा की कहानी, जो मैंने आपको बताई कि थीटा है एंगल बिटवीन ई एंड एस और अल्फा है एंगल बिटवीन ई एंड प्लेन, तो दोनों में रिलेशन होता है थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा। तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करें तो आप जरूर ध्यान रखें कि आपको अल्फा दिया है कि थीटा दिया है, उसी हिसाब से आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, नहीं जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकती है। ठीक, इससे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी फ्लक्स पर नहीं बनेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात समझते हैं बेटा। नेक्स्ट बात, जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को पढ़ें, ट्राई करें। जब आप इस न्यूमेरिकल में ध्यान से देखेंगे तो आप एक बात समझ पाएंगे बेटा जी कि इसमें ई वेक्टर गिवन है, एस वेक्टर गिवन है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ई में तो आई कैप है, लेकिन एस में आई कैप ही नहीं है, तो एस में आई कैप ही नहीं है तो उधर हम मान लेते हैं आई कैप जीरो, तो आई कैप वाला तो मल्टीप्लाई बनता है जीरो। जब बात आती है जे कैप वाले की, तो इसमें जे कैप है 300, उधर जे कैप है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो हम जब जे कैप को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 1500 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और सोल्व करने पर आंसर आता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखना, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करना, वहां आई नहीं था तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, जीरो लिखना पड़ेगा, बाकी जे वाले को जैसे मल्टीप्लाई हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, एक सिलेंडर की बात कर रहा है और वो सिलेंडर रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, डायग्राम आपको दिखा रखा है, और ये कहना चाह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू सिलेंडर विल बी जीरो। तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा ध्यान दें इस बात पे कि सिलेंडर से रिलेटेड फ्लक्स को आखिर निकाला किस तरह जाता है, सिलेंडर पर आने वाले कॉन्सेप्ट्स को आपको सीखना है। क्लियर बात? ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा है ई डी एस कोस थीटा। ठीक, यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये सांप सा जो इंटीग्रेशन साइन होता है, यहाँ पे सर ने गोला लगा दिया, ई डी एस कोस थीटा यहाँ तो बड़ा था, लेकिन ये गोला क्या लगा दिया। देखो बच्चों ध्यान से समझना, जब इंटीग्रेशन की बात आती है तो इंटीग्रेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं ये भी हमको थोड़ा पता होना चाहिए। केवल डिफाइन करना थ्योरी वाली बात है, बाकी मैथमेटिकल में कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता। कि जब बात होती है लेंथ के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम उस सांप के नीचे लिख देते हैं एल। तो अगर कभी आपको सांप ले यानी इंटीग्रेशन के साइन के नीचे एल लिखा मिले, मतलब आपको लाइन इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको एल की जगह बेटा जी कभी भी ए लिखा मिले या एस लिखा मिले, मतलब आपको एरिया का या सरफेस का इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको ए की जगह वी लिखा मिले, मतलब आपको वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको इस सांप के ऊपर ऐसे गोला लगा मिले, इसका मतलब आपको क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान रखना, सांपले के ऊपर गोला मतलब क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन करना है। सिलेंडर है, क्लोज सरफेस है, तो हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर को पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ध्यान रखना सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह सोल्व किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी आपको कुछ तरह से इस तरह से कोई सिलेंडर दिया हुआ है, तो अब सिलेंडर का फ्लक्स निकालें, सिलेंडर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। फर्स्ट पार्ट जैसे ये सर्कल वाला, तो ऊपर का जो सर्कल होता है ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जैसे ये कर्व सरफेस वाला जो रेड कलर से दिखा रहा हूँ मैं, तो ये जो सेकंड पार्ट है ये सिलेंडर का कर्व सरफेस होता है। और थर्ड पार्ट बेटा जी जो अपने पास नीचे का सर्कल है ये है थर्ड पार्ट। तो सिलेंडर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए ऊपर वाला पार्ट है S1, नीचे वाला पार्ट ये बगल वाला S2, नीचे वाला S3। तो जब आप S1 का EDS कोस थीटा निकालेंगे, S2 का निकालेंगे, S3 का निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, पूरे सिलेंडर के फ्लक्स के इक्वल होगा। तो सिलेंडर का फ्लक्स निकालने के लिए सिलेंडर को ध्यान रखना 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। 2 पार्ट सर्कल होते हैं, एक पार्ट कर्व पार्ट होता है, चित्र में दिखा रखा है, डायग्राम में दिखा रखा है। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलता है, S1 का फ्लक्स निकालते हैं EDS कोस थीटा, S2 का निकालते हैं और S3 का निकालते हैं फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट, और सब तीनों का निकालेंगे तब जाके वो क्लोज सरफेस का पूरा बनेगा। ठीक, अब समझते हैं नेक्स्ट बात कि जब तीनों की बात आती है तो देखिए अब एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से की हेल्प से आपको कुछ सिखाता हूँ और आप सीखने की कोशिश करना अच्छी तरह से। देखिए जैसे मान लीजिए बेटा जी ये डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। थोड़ी सी बीच में जगह कर देता हूँ ताकि मैं डायग्राम बनाऊँ तो आप समझ पाएँ।
अब मैंने क्या है बीच में रखा एक सिलेंडर, ठीक है, तो मैं सिलेंडर दिखाता हूँ इस तरह से। ये मैंने रखा कोई भी मान लीजिए सिलेंडर, ठीक। अब मैंने आपसे कहा सिलेंडर में 3 पार्ट्स हैं, तो सिलेंडर के पहले ये वाला पार्ट तो सिलेंडर का S1 है, ये वाला पार्ट सिलेंडर का S2 है, ये वाला पार्ट सिलेंडर का S3 है। एक्चुअल में बेटा मैं आपको चाहता हूँ थीटा बताना कि हम थीटा कैसे निकालते हैं, कि S1 वाले के लिए थीटा कितना होगा, S2 वाले के लिए थीटा कितना होगा, S3 वाले के लिए थीटा कितना होगा, ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं हम बेटा, हर सरफेस पे ds वेक्टर की डायरेक्शन एक छोटा सा स्मॉल एरिया वेक्टर दिखाना पड़ता है बना के। तो मैंने S1 पे देखो ये दिखा दिया एक छोटा सा स्मॉल एरिया वेक्टर, ये S2 पे मैंने ऊपर ऊपर दिखा दिया स्मॉल एरिया वेक्टर। हमेशा ऐसे करना जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सीखते जाओ। S3 पे करना जैसे ये दिखा दिया स्मॉल एरिया वेक्टर। तो मैंने S1 S2 S3 तीनों पे छोटा छोटा एरिया वेक्टर दिखा दिया स्मॉल ds। अब तीनों एरिया वेक्टर पे हम दिखाएंगे किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है राइट साइड में है, ग्रीन कलर से दिखा रखा है, ग्रीन कलर दिखा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है। तो चाहे S1 हो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में रहेगा, चाहे S2 वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में रहेगा, दिखा रहा हूँ सब पे देखना, S3 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में रहेगा। तो सब पे मैंने क्या दिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया, S1 पे S2 पे S3 पे। अब बात आती है ds वेक्टर की, जिसको मैं ब्लैक पेन से दिखाऊंगा। ds वेक्टर होता है हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो S1 वाली सरफेस पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, वो भी किस डायरेक्शन में, राइट साइड में, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये हो गया S वेक्टर किसका, S1 का, ठीक। S2 वाले पे देखते हैं, S2 वाले पे देखिए एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा ऊपर की साइड S2 के लिए, तो ये हो गया S वेक्टर। S3 वाले की बात करते हैं, सर्कल है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये होगा लेफ्ट साइड में परपेंडिकुलर आउटवर्ड एरिया वेक्टर। क्लियर है बात। अब हम समझ सकते हैं सब पे एंगल कितना आएगा। तो S1 वाले पे देखिए E और S दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। S2 वाले पे कितना डिग्री आएगा, E लेफ्ट साइड, E राइट साइड है, S ऊपर की साइड है, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो 90 डिग्री आएगा। S3 वाले पे देखिए E और S दोनों अपोजिट साइड हैं, तो एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो तीनों पे एंगल दिखा दिया। अब देखिए ये इजी गोइंग सोल्व हो जाएगा, समझना ध्यान से आप। ये हमारे पास स्टेप थी, ई डी एस कोस थीटा S1, ई डी एस कोस थीटा S2, ई डी एस कोस थीटा S3। इसके आगे समझा रहा हूँ। S1 S2 S3 के बारे में बताया पहले कि भाई ये S1 S2 S3 क्या है। तो भी S1 सर्कल है, S2 जो है कर्व वाला पार्ट है, S3 सर्कल वाला पार्ट है, ठीक। उस डायग्राम को यहाँ भी ड्रॉ करके बता दिया मैंने शॉर्ट में, वो तो आपको बहुत अच्छा था जूम किया था, ये वाला डायग्राम शॉर्ट में बना दिया यहाँ पे। और हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी कि भी S1 वाले में थीटा 0 डिग्री है, S2 वाले में 90 डिग्री, S3 वाले में 180 डिग्री है। तो कोस 0 की वैल्यू होती है बेटा कितनी, 1। तो ये हो जाएगा E और इनटू में एरिया S, क्योंकि ds का इंटरसेक्शन कितना होता है, S, कोस 0 1 होता है, कोस 90 0 होता है, सेकंड स्टेप 0 हो जाएगी, कोस 180 -1 होता है, तो ds का तो S हो गया इंटीग्रेशन में, और इस पूरे का सोल्यूशन होगा माइनस का ES, बिकॉज वहाँ पे कोस 180 दिया हुआ है। तो ये कुल मिला के बन गया ES प्लस 0 माइनस ES, और जब सोल्व करेंगे कितना आएगा, फ्लक्स इक्वल टू 0। और यही प्रूफ करना था कि क्लोज सरफेस का फ्लक्स जो है सिलेंडर में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एक्चुअल में प्यारे बच्चों हमको यहाँ पर ये चीज़ बतानी थी कि भाई किस तरह से जब सिलेंडर दिया हुआ हो तो फ्लक्स निकालने के लिए सिलेंडर को 3 पार्ट्स में बांटते हैं और तीनों पार्ट्स का EDS कोस थीटा निकाल के सबको ऐड कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, आप इसको ध्यान समझना। एक सर्कुलर शीट दी हुई है जिसकी रेडियस आपको गिवन है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसकी वैल्यू है दे रखी है आपको, और इस तरह से रखा है कि उसका प्लेन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। साफ बात है, ठीक है। तो देखिए साफ बात है, मैंने कहा था आपसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच के जो एंगल को, प्लेन दिया ना, प्लेन के बीच के एंगल को अल्फा से लिखते हैं। तो क्वेश्चन में अल्फा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। हमारे काम का थीटा होता है, तो 90 में से माइनस किया तो थीटा निकाला, थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। एरिया है, सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया है। सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सोल्व मैंने नहीं किया, आपके लिए थोड़ा वो छोड़ दिया, क्योंकि फिजिक्स कर रहे हैं, मैथ्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना बात। नेक्स्ट बात समझते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात खत्म हुई, बात आती है गाउस लॉ के बारे में। चलिए पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर नोट्स में से पढ़ लेंगे, ध्यान दीजिएगा।
गाउस लॉ की बात ऐसी होती है, मैंने बताया आपसे कि गाउस नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरम बताई, या उसको लॉ बोल लो, चाहे इसको बोलते हैं गाउस लॉ, गाउस थ्योरम। ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का एक तरीका है। एक तरीका तो आपने सीख लिया ई एस कोस थीटा वाला। एक तरीका ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई ई, ये इक्वल होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट मीन्स सिग्मा क्यू का मतलब होता है टोटल चार्ज कितना आ रहा है क्लोज सरफेस के अंदर, वो लिखो। और एप्सिलॉन नोट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। नहीं पढ़ा तो अपने ही प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा, उसको आप देख के इसको सीख सकते हैं, इसके ऊपर पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। तो अभी गाउस लॉ की बात करते हैं। तो ध्यान रखना कि किसी भी सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो गाउस कहता है टोटल चार्ज ले लो, सरफेस के अंदर कितना आ रहा है टोटल चार्ज। सिग्मा मीन्स टोटल, क्यू मीन्स चार्ज, और अपोन में कर दो एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही बनती है, सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, इसी को गाउस लॉ कहते हैं। क्लियर है बात? या कह सकते हैं आप सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो फाई ई के इक्वल होता है, इसे ही गाउस लॉ कहते हैं। फाई ई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिग्मा क्यू मीन्स टोटल चार्ज कितना इनसाइड सरफेस है वो, और एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैं समझा सकता हूँ। मान लीजिएगा ये मेरे पास कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर एक 5 कूलाम चार्ज है, एक 3 कूलाम चार्ज है, एक -2 कूलाम चार्ज है, और आपसे पूछे इसका फ्लक्स निकालो, तो आप बहुत ही इजीली गाउस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, ध्यान दीजिए कि गाउस लॉ कहता है टोटल चार्ज निकालो पे। तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है यहाँ पे? तो 5 और 3 8 में से 2 गया तो 6, तो 6 टोटल चार्ज आ रहा है, अपॉन क्या करना है? एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो कर लोगे नहीं कर लोगे? ठीक है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, करके बताना आप। ये क्लोज सरफेस है, चार्ज है 2 कूलाम, 4 कूलाम, -1 कूलाम। बताओ फ्लक्स कितना आएगा? करो, ठीक, वीडियो पॉज करके फिर करो, मैं करा रहा हूँ। अब देखो, 4 और 2 6 में से 1 क्या? तो 5 कूलाम, तो टोटल चार्ज 5 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गाउस लॉ कहता है टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं? टोटल चार्ज डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही गाउस लॉ का बहुत शॉर्ट तरीका था। ठीक है, एक तरीका तो वो था ईडीएस को इंटीग्रेशन करो, बहुत बड़ा तरीका था। एक ये शॉर्ट तरीका है। जब दोनों तरीके मिलते हैं तो यूज़ बनता है गाउस लॉ का, कि गाउस लॉ की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों बातें मिलाकर। वो अपन आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात जैसे समझना है, क्वेश्चन और बताना। जैसे ये एक सरफेस है, इस सरफेस में ये एक रखा है डाइपोल, 2 कूलाम -2 कूलाम। अब बताओ इसका फ्लक्स कितना आएगा? तो इसका फ्लक्स आएगा 2 और -2 हो गया 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0। तो ये 2 -2 एक डायपोल था। तो ध्यान रखना, जब किसी सरफेस में डायपोल रखा हुआ हो, क्योंकि डायपोल में पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी अवेलेबल होता है, तो जब डायपोल रखा हुआ हो तो डायपोल चाहे एक रखा हो, चाहे 5 रखे हो, तो 5 लाख रखा हो, चाहे 50 लाख रखा हो, डायपोल रखा हो तो हमेशा फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। अब देखिए नोट से समझते हैं बात को। नोट्स में रखा है गाउस लॉ क्या है। तो गाउस लॉ में पहले फॉर्मूला ध्यान रखना, फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूले से ही बनेगा क्वेश्चन, फॉर्मूले से स्टेटमेंट बनेगा, क्वेश्चन भी सही बनेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल है सिग्मा क्यू मीन्स टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री सरफेस। यानी गाउस लॉ जो है वो केवल ध्यान रखना क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है, क्योंकि क्लोज सरफेस होगी तभी हम बता पाएंगे इनसाइड चार्ज कितना है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, लिमिटेशन गाउस लॉ की क्लोज सरफेस पे वैलिड होगा। ठीक, अगली बात है स्टेटमेंट बनाएंगे तो बहुत इजी है, फॉर्मूले से बनता है स्टेटमेंट। फॉर्मूला ध्यान रखना सब बच्चे। तो क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमेशा इक्वल होता है किसके? रेशो। किस किस का रेशो? सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट का रेशो। ठीक, इसी को बोलते हैं गाउस लॉ। सिग्मा क्यू का मतलब टोटल चार्ज इनसाइड सरफेस, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री सरफेस। दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम्पल समझा रखा है। चार्ज है एग्जाम्पल में 2 कूलाम, 5 कूलाम, 3 कूलाम, -2 कूलाम। ठीक है, सोल्व किया तो फ्लक्स कितना आ गया? 8 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका लेक्चर खत्म हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस लॉ के इंट्रोडक्शन के बारे में। ढंग से इसको पढ़ें, कोई भी डाउट हो ढंग से पूछ लेना। क्लियर है बात? जो पढ़ा है उसको पढ़ लेना, कोई डाउट हो ढंग से पूछ लेना। बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, क्लियर। ठीक है।